हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यव्रत एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोगों ने हमारा फिजिक्स का पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। तो अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि मैं देखा था कि कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि मतलब वीडियो समझ में आया है और उस पर रिएक्ट भी हुआ था। तो थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि आपने हमारा वीडियो ज़रूर देखा है। और मैं बता दूं, आपका जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था तो उसमें क्या है, उसमें मैंने बताया था कि किसी चार्ज को कैसे आवेशित करते हैं। तो उसमें मैंने 3 तरीका बताया था। आपका एक चालन था, दूसरा प्रेरण था और तीसरा आपका क्या था, घर्षण था। तो मैंने उसके बारे में बताया था, उसमें एग्जाम्पल भी लिए थे। अब मैं आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका बहुत काम लगने वाला है वो कूलॉम्स लॉ है, ठीक, जिसको मैं नाम देता हूँ स्थिर वैद्युत बल। तो मैं उसको समझाता हूँ और आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आपका क्या कूलॉम का नियम और स्थिर वैद्युत बल। तो मैं बता दूं, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, पिछले वाले लेक्चर में, इसके पिछले वाले में मैंने बताया था कि जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे के मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं अगर समान आवेश है। जैसे मैंने कहा कि एक मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और दूसरा भी क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण करते हैं। कब? जब दो समान आवेश होते हैं। और जैसे मैंने कहा एक मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। तो ये क्या है, दोनों आवेश क्या है, विपरीत हैं, अर्थात दोनों आवेश का जो चिन्ह है विपरीत है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अर्थात इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, आकर्षण का बल। तो देखो इसमें हमने एक शब्द का नाम लिया बल, ठीक। और आपके मुंह से भी निकलेगा कि हाँ, इसमें एक जब प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो दोनों में क्या हो रहा है, एक प्रकार से फोर्स जनरेट हो रहा है। तो वही आज मैं फोर्स की क्या करूंगा, गणना करूंगा कि कितना फोर्स लगता है जब दो चार्जों के बीच एक प्रतिकर्षण लगे या आकर्षण बल का क्या हो, अनुभव हो। तो उसको किसने बताया था, उसको कूलॉम के नियम द्वारा मैं क्या करूंगा, डिफाइंड करूंगा। और कूलॉम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, ये आपका बल का नियम दिया था, ठीक। तो मैं इसके माध्यम से बताऊंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। इसके पहले आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक। तो मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जब आपका विपरीत आवेश होते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ठीक। अगर यहां तक आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप देखिए इसके बाद मैं क्या बताने वाला हूं। मैं इसके बाद ये बताऊंगा कि जो आपका अट्रैक्ट कर रहे हैं इनके बीच कितना है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक। जैसे ये क्या हुए, माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो ये इनका आवेश क्या, चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो आप जानते हैं कि मतलब जो विपरीत आवेश होते हैं क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो आकर्षण में कितना फोर्स लग रहा है या प्रतिकर्षण कर रहे हैं तब कितना फोर्स लग रहा है, वो आज आपका क्या होगा, उसका डेरिवेशन होगा, ठीक। तो मैंने इसके पहले क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, तो आप समझिए गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए पहले गुरुत्वाकर्षण क्यों बताया जा रहा है, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक। अगर ये बातें नहीं आएंगी तो देखो थोड़ा आपका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, ये आप शायद 11th में पढ़े होंगे, ठीक। तो 11th में आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको भी समझा दूंगा तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक। तो इसमें मैं इस टॉपिक को क्यों लिया हूँ, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, आपने गुरुत्वाकर्षण क्यों ले लिया, तो मैं बताता हूँ। इसका फार्मूला आपको मैंने बताया था, यह बराबर G m1 m2 बटे r²। फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है कि यह बराबर G m1 m2 बटे r², ठीक। ये फार्मूला होता है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का। यहाँ पर जो G होता है ये क्या होता है, आपका सार्वत्रिक नियतांक होता है, ठीक, आपका गुरुत्वाकर्षण बल का। और m1 क्या है, ये मॉस है, कोई पिंड है उसका मॉस है। और m2 क्या है, ये भी मॉस है। ये r क्या है, ये आपका डिस्टेंस है दोनों पिंडों के बीच की। और जो फोर्स लगता है उनके दोनों पिंडों के बीच का वो F है। ये आपने सीखा है किसमें, आपने सीखा गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम में, ठीक। तो आप देखिए ये क्यों बताया गया, जो सेम ये चीज आया, दो पिंडों के बीच जो बल लग रहा था, अब वही चीज कूलॉम ने बताया कि दो आवेशों के बीच बल लगेगा। तो जब कूलॉम आए तो उन्होंने एक पहले क्या किया, एक गुरुत्वाकर्षण के नियम से सहायता ली कि मैं क्या करूं आवेशों के बीच। तो वो उन्होंने क्या देखा कि जब दो द्रव्यमान था, जैसे मैंने कि बताया द्रव्यमान और आवेश में अंतर बताया है, तो द्रव्यमान जैसे मान लीजिए m1 और m2 आपका द्रव्यमान था, तो m1 और m2 जो दोनों द्रव्यमान थे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सिर्फ आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण का बल नहीं लगाते। क्या करते हैं, सिर्फ आकर्षण का बल लगाते हैं। तो आकर्षण का लगाए तो उन्होंने
क्या सोचा कूलाम ने कि जब आपका मान लीजिए प्लस क्यू, मान लीजिए समान आवेश लिया एक और आपका एक निगेटिव आवेश, मान लीजिए एक प्लस लिया एक निगेटिव, ठीक, अगर दोनों का चिन्ह क्या है अपोजिट है, तो क्या कर रहे हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब अगर समान आवेश लिया एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक, तो अगर ये मान लीजिए ये लिया गया तो ये दोनों क्या करेंगे रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक। तो लेकिन ये चीज़ तो इसमें नहीं हो रहा था, किसमें, गुरुत्वाकर्षण में। तो उन्होंने कहा अब ये चीज़ जो है शायद मैं गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम से डिफाइंड ना कर पाऊँ। वो पहले सोचे कि मैं हो सकता है कि इसके नियम से बता दूँ, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ क्या हो गया, आपका फॉल्ट हो गया, इसलिए क्या आ गया, इसमें डिफरेंसेस आ गई। और भी डिफरेंसेस हैं, जब बल निकाला गया कुछ एक्सटर्नल प्रायोगिक बल और कुछ इस मान से निकाला गया तब भी एक्सचेंज आया, इसलिए क्या हुआ, कूलाम के नियम का हमें अध्ययन करना पड़ा। तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि कूलाम का नियम क्यों अलग से बना, क्यों गुरुत्वाकर्षण बल का नियम नहीं लगाया गया, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको इसलिए बता दूं। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप आगे देखिए, ठीक। तो आपको हमें उम्मीद है समझ में आया कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम से क्यों दोनों चार्जों पर फोर्स नहीं निकाला गया, ठीक। ये बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्ट का फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण का नहीं लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अट्रैक्ट और प्रतिकर्षण दोनों होता है, तो हमें दोनों बलों का अध्ययन करने के लिए इस नियम से फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब सीधा हम आते हैं कूलाम्स लॉ पर। तो कूलाम्स लॉ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जितना इंपॉर्टेंट समझिए, जितना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मान लीजिए प्लस Q1 कोई है और ये प्लस Q2 है, ठीक। ध्यान से समझिए, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होकर जाएगा। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा, ठीक। ऐसी बात नहीं है, मैं आपके कमेंट को देखता रहता हूँ कि कौन सा कमेंट आपका आया है, ठीक। अब देखिए प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो आप जानते हैं मैं क्या लिया, दो आवेश समान लिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा क्यों समान आवेश लिया गया, निगेटिव क्यों नहीं लेगा। तो मैं बता रहा हूँ कूलाम ने क्यों समान आवेश लेकर पहले किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका जो क्या था गुरुत्वाकर्षण था वो आकर्षण लगाता था। तो अगर मैं डायरेक्टली पहले आकर्षण लगाऊंगा तो आपका मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम से समान दिखाएगा। और आपका ये भी हो सकता है कि आपका ये इसलिए लिया गया क्योंकि ये क्या करता है, प्रतिकर्षण, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियम में फॉलो नहीं होता। या कुल मिलाकर ये समझिए कि कूलाम ने ये सोचा कि मैं किसी ना किसी प्रकार से मैं क्या करूँ, प्रतिकर्षण का फोर्स लगाकर पहले चेक करूँ। तो आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे अट्रैक्ट का लगाइए चाहे प्रतिकर्षण का लगाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा दो आवेश ले रहा हूं जिनका चिन्ह क्या है, समान है, तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो देखिए प्लस Q2 जो है प्लस Q1 पर फोर्स लगाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको 11th में शायद सिखाया गया है, अगर नहीं सिखाया गया है तो मैं बता देता हूँ, ठीक। अगर Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ प्लस Q2 और प्लस Q1 है, दोनों पर समान आवेश है, तो Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा और Q1 भी क्या करेगा, Q2 पर रिपेल करेगा। तो ही रिपेल करने पर जो फोर्स आ रहा है, कितने फोर्स रिपेल कर रहा है, वही तो हमें निकालना है। तो Q2 देखते हैं, जब Q1 पर रिपेल किया तो देखो Q2 Q1 पर रिपेल किया तो यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, F12। अब देखो यहाँ पर ये चिन्ह जो लगा, ये आप समझ रहे हैं क्या है, वेक्टर का चिन्ह है, क्योंकि बल आपकी क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशियों को हम किससे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, अर्थात उनका एक मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको एरो से दिखाना पड़ता है, ठीक। आप वेक्टर पढ़े हैं, सदिश और अदिश राशियाँ, तो उसमें आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो देखिए अब इसका मतलब 1-2 का मतलब, तो 1-2 का मतलब बता देता हूँ। जैसे अब यहाँ पर पहले अलग से बताता हूँ, अगर आपको कहीं F12 दिखे या F21, ठीक, तो आपका 2 का मतलब क्या होता है, बाई होता है, और आपका 1 का मतलब ऑन होता है। अर्थात जो आगे होता है उसको ऑन बोलते हैं और जो उधर होता है बाहर की तरफ उसको बाई बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Q2 के द्वारा, बाई मतलब द्वारा, ऑन मतलब पर, Q2 के द्वारा Q1 पर, ठीक। और इसका मतलब आपका 1 का मतलब क्या होगा, बाई होगा, और 2 का मतलब ऑन, इसका मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर, ठीक। तो 2 को क्या बोलते हैं, बाई, और 1 को क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, F12 लिखा, क्या लिखा, F12। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे के द्वारा पहले पर फोर्स, अर्थात 2 को क्या बोलेंगे, बाई, और 1 को क्या बोलेंगे, ऑन। तो दूसरे के द्वारा पहले पर फोर्स, तो इसको क्या इससे डिनोट किया गया, F12 वेक्टर से। अब Q1 Q2 पर कितना लगाएगा ये समझिए, तो Q1 Q2 पर कितना लगाएगा, तो इसको आपको डिनोट करेंगे F21 वेक्टर। किससे डिनोट करेंगे, F21 वेक्टर। मतलब जो आपका F1 है अर्थात Q1 है वो कितना लगा रहा है, F21, इसका मतलब पहले के द्वारा दूसरे पर, पहले के द्वारा दूसरे पर, ठीक। और मान लेते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है,
r है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r है। और मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि जो ये q1 और q2 जो आवेश होता है ये स्थिर बिंदुवत आवेश होते हैं, अर्थात दो मतलब बिंदु आवेश के लिए लगते हैं। ठीक, बिंदु आवेश का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ आपके पास दो आवेश है, जब उनको आप पास पास रखेंगे तो बड़े दिखाई देंगे, लेकिन जब मैं दूर कर दूंगा दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। तो वही चीज़ बता रहा है। ठीक, दोनों क्या होंगे, स्थिर बिंदुवत आवेश। स्थिर का मतलब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था कि आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है तो इसमें जितने भी आवेश मिलेंगे स्थिर मिलेंगे, तो स्थिर नाम लिया गया। लेकिन बिंदु क्यों कहा गया, अगर कोई दो बिंदु आवेश मतलब आवेश हैं उनको पास रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों बड़े बड़े होंगे। लेकिन जब डिस्टेंस कर देंगे कुछ तो उनका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों आपस में एक रिस्पेक्ट देखेंगे दोनों के सापेक्ष तो उनको क्या होगा, छोटा दिखाई देगा, इसलिए कहा गया स्थिर बिंदु आवेश। ठीक, अब देखिए इसके बाद तो उन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स है, ठीक, मान लीजिए हमको क्या निकालना है F, इसको मैंने दिखाया कि क्यों बोला जाता है ये मैंने समझाया। अब देखिए मैं इसको F से डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक, तो F क्या था, पहले समानुपाती था Q1 × Q2 के। ठीक, जो पहले आपका फोर्स आया, ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक को अगर आप समझेंगे तभी ये आपका कूलम्ब्स लॉ सही समझ में आएगा और इसका डेरिवेशन भी आता है। ठीक, क्या देखा गया कि जो फोर्स है ये दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब दोनों फोर्स को अगर हम इनटू में करते हैं तो जितना अधिक होगा उतना आपका फोर्स भी अधिक होगा। ठीक, ये क्या था, कूलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया ऐसा। ठीक, अब देखिए उसके बाद और दूसरा ये चीज़ बताए कि जो इसके बीच की दूरी r आप माने हैं ये क्या होता है, 1/r² होता है। ठीक, अर्थात दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको क्या बोलते हैं कि जो F है वो r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और जो चार्ज है दोनों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक दो आवेश को पास पास लाओ, जब मान लीजिए दोनों आवेश समान है तो क्या करेंगे, बहुत तेजी से प्रतिकर्षण करेंगे, लेकिन दूर दूर हैं तो कम लगाएंगे, तो दूर करने पर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ी ना। तो उस नियम से उन्होंने सोचा कि अगर आपका क्या हो, दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, दोनों फोर्स क्या कर देंगे, कम लगाएंगे। तो उन्होंने नियम बना F समानुपाती 1/r², यहाँ से। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये आपका हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों को एक साथ मिलाकर लिख सकता हूँ, दोनों को एक साथ मिलाकर लिख सकता हूँ। तो जब दोनों को मिलाया गया तो क्या मिला, ध्यान समझिए, F समानुपाती Q1 × Q2/r², यही तो होगा। F समानुपाती, इसको मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो F समानुपाती Q1 × Q2 और F समानुपाती 1/r²। तो मिला क्या, F समानुपाती Q1 Q2/r²। अब देखिए जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो आप जानते हैं कोई भी समानुपाती हटती है तो मतलब तो आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो आप देखिए इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है। ठीक, तो इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है F बराबर के Q1 Q2 या मान लीजिए C आया। ठीक, C Q1 Q2/r², ये आपका प्राप्त हुआ। F बराबर क्या, C Q1 Q2/r²। C क्या है, कूलम्ब्स नेतांक है। ठीक, C क्या है, कूलम्ब्स नेतांक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए C क्या आपका कूलम्ब्स नेतांक है। यहाँ से समझिए, यहाँ से आपकी कुछ बातें इंटरेस्टिंग स्टार्ट होती है। ठीक, अब तक तो हम बेसिक चीज़ें सीख रहे थे, लेकिन अब आपका कुछ चीज़ें क्या है, इंटरेस्टिंग स्टार्ट होती है। देखिए C आपका क्या है, कूलम्ब का नेतांक है। ठीक, ऐसा समझिए। अब देखिए यहाँ से, तो जो C है आपका, C क्या है, कूलम्ब का नेतांक हमने बोला। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि C जो होता है वो क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान समझिए, डिपेंड अपॉन मीडियम। ठीक, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इसका मतलब क्या है, माध्यम पर निर्भर। जैसे मैं बोलूं कि आप दो चार्ज को निर्वात में लेकर गए, दो चार्ज को निर्वात में लेकर गए और किसी दो चार्ज को आप मान लीजिए कांच में लेकर जा रहे हैं या जल में लेकर जा रहे हैं, तो क्या फोर्स वही रहेगा या फोर्स चेंज होगा? तो आप कैसे बताएंगे, वो इसकी सहायता से, C की सहायता से। ठीक, इसको किसी बुक में K भी दिया है और किसी बुक में C भी दिया है, तो आप उसकी सहायता से, मतलब हम जो बताएं आप वो समझिए। अगर बुक की सहायता से समझेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन वहां पर हो जाए। ठीक, तो यह बराबर क्या बना आपका, C Q1 Q2/r²। अब देखिए ये जो आपका C है ये क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं कैसे निर्भर करता है या कितना होता है C की वैल्यू। ठीक, तो पहले आप ये चीज समझ गए। अब C की वैल्यू कितनी होती है पहले वो समझिए। तो जो C का वैल्यू होता है उसका मान होता है 1/4π। अब यहाँ पर पढ़ना सीखिए, C बराबर 1/4π एप्सिलॉन क्या होता है,
ध्यान समझिए, C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। किसी किसी बुक में डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट बोल दिया है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट क्यों बोला नहीं जा रहा है। ठीक, वो अभी आने वाले आपके कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसको क्या बोलूँगा अभी, C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसके बाद देखिए, ठीक, इसके बाद देखिए आप, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या समझेंगे, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ। तो पहले इसी तुरंत देख लीजिए, ये जो फोर्स लगा, ध्यान दीजिए फोर्स कैसे लगा, तो मैं बताता हूँ। जो फोर्स लगेगा, जो ये पहला चार्ज है और दूसरा चार्ज है, इनके दोनों सेंटर के अर्थात केंद्र के मिलाने वाली रेखा के एक्सिस अर्थात एलॉन्ग उसके अक्ष पर लगेगा फोर्स। ये नहीं कि दोनों पर फोर्स ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं, दोनों के सेंटर अर्थात इसका भी कोई सेंटर होगा, इसका भी कोई सेंटर होगा, तो दोनों का एक्सिस मतलब दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो अक्ष है उनके बीच जो आपका क्या होगा, लगेगा फोर्स, वही आपका क्या है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका F है, देखो जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है किस पर, एक्ट्स एलॉन्ग, ध्यान समझिए, एक्ट्स एलॉन्ग ज्वाइन, ठीक, और आपका क्या है, F एक्ट एलॉन्ग आपका क्या है, लाइन, ठीक, लाइन ज्वाइन सेंटर ऑफ टू चार्ज। ध्यान से समझिए ये चीज़, ठीक, क्या है, F एक्ट एलॉन्ग लाइन ज्वाइन सेंटर ऑफ टू चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो F एक्ट कर रहा है अर्थात जो बल लग रहा है वो एलॉन्ग लाइन ज्वाइन अर्थात एलॉन्ग लाइन ज्वाइन सेंटर, मतलब सेंटर के दोनों के चार्जों के सेंटर के अक्ष को मिलाने पर, दोनों चार्जों के देखो ऑफ टू चार्ज है ना, दोनों चार्जों के सेंटर के मिलाने वाली रेखा पर लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अर्थात जो उनकी रेखा की अक्ष है उस पर फोर्स क्या लग रहा है, लग रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो आपको कितना मिला फोर्स, F बराबर Q समानुपाती Q1 Q2 के था, F समानुपाती 1/r² हुआ। तो यहाँ से मैंने दोनों को मिलाया, F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² हुआ, तो F बराबर C Q1 Q2 बटे r² हो गया। मैंने बताया C क्या है, कूलाम्स का नियतांक है। C क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है, और C का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसमें क्या बता दूँ एक चीज़ कि जो C का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये क्या होता है, C की वैल्यू किसमें, निर्वात में होती है, निर्वात में। ठीक, निर्वात में इसकी वैल्यू कितनी होती है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतनी वैल्यू होती है इसकी। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, इसमें और बहुत सारी बातें हैं, इसके बाद मैं आपका क्या होता है क्लियर करवाता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद, ठीक, अभी तक आपका फोर्स कितना मिला था, F बराबर आप इसको याद कर लीजिए, मिला था आपका, अगर मैं C की वैल्यू रख कर देखूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। ये चीज़ आपको क्या था, फोर्स मिला था कूलाम्स लॉ की सहायता से। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं किसी मीडियम में ले जाऊँगा तब फोर्स क्या लगेगा, माध्यम पर, माध्यम में। ठीक, देखो ध्यान समझना, माध्यम में तो F बराबर क्या होगा 1/F अगर मैं लिखूँ 1/4 पाई, क्योंकि यहाँ पर मीडियम में हूँ मैं ना, माध्यम में कोई दूसरा माध्यम है, तो 1/4 पाई। अब देखो यहाँ जो पहले एप्सिलॉन था, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एप्सिलॉन m लिखूँगा। सवाल उठा ऐसा क्यों लिखेंगे, एप्सिलॉन m क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैं मीडियम में अब चल रहा हूँ ना। वो जो था एप्सिलॉन, मैंने बताया था कि आपका कूलाम्स लॉ से आया था, अब मैं मीडियम में गया तो मैंने एप्सिलॉन m लिख दिया, वहीं से आपका फोर्स चेंज होता, अभी आपका आगे टॉपिक आएगा। ठीक, तो एप्सिलॉन m लिख दिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे रहेंगी, Q1 Q2 बटे r²। ठीक, अब देखो यदि मैं निर्वात में हूँ या वायु में हूँ, तब ध्यान समझना, निर्वात में, ठीक, तो इसको किससे लिखेंगे, F0 से लिखेंगे, तो F0 या FA लिख लीजिए एयर में। ठीक, तो देखिए 1/4 पाई, या इसको F0 से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, पहले बताइए पढ़ना सीख गए ना, 1/4 पाई, इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q1 Q2 बटे r²। अब आपके दिमाग में वायु में क्यों एप्सिलॉन नॉट बोला गया, अब तक मैंने एप्सिलॉन बोल रहा था या
अब एप्सिलॉन नॉट क्यों हो गया। ठीक, तो नॉट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं मतलब निर्वात। निर्वात जानते हैं, निर्वात को मैं क्या बोलता हूँ, फ्री स्पेस बोलता हूँ, जहाँ पर कुछ ना हो। तो इसीलिए मैं निर्वात में फोर्स के मतलब क्या बोल रहा हूँ उसको, आप क्या बोल रहे हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं इसीलिए। ठीक, नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, और निर्वात में क्या बोलते हैं उसको, फ्री स्पेस, जहाँ कुछ ना हो, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखिए एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको शायद नहीं बताया, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को आप बोलते हैं क्या, यहाँ से इसको बोलते हैं वैद्युशीलता। क्या बोलते हैं, वैद्युशीलता इसको बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। ठीक, इसको एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, वैद्युशीलता बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युशीलता। ठीक, इस क्योंकि नॉट लगा तो इसको निर्वात की वैद्युशीलता बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये Fm हो गया, ये F नॉट हो गया। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, एक चीज़ निकालूंगा, Fm बटे F नॉट निकालूंगा, Fm बटे F नॉट। यहाँ से मुझे एक जानकारी अभी मिलेगी, वो जो आपको आगे क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। तो लिखूंगा समीकरण 1 और 2 को अनुपात लगाने पर, पहले F नॉट ऊपर करूँगा, फिर उसके बाद Fm नीचे करूँगा, समीकरण 2 भागे 1 करूँगा। तो F नॉट बटे Fm, तो बताना इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो F नॉट की वैल्यू कितनी है, रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसकी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ठीक, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये चीज़ कैंसिल हो गया, Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल। देखिए आया क्या, F नॉट बटे Fm। ठीक, आया क्या, अब एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा। देखिए ये कैसे बचा, ध्यान समझिए, 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन m। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, जिसको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं बताऊँ यदि x बटे y अगर बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है तो ध्यान समझिए। ठीक, x बटे y और z बटे a, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, ये अंश का आपका क्या भिन्न है, ये हर का भिन्न है। तो x बटे y बटे z बटे a, तो x बटे y को ऐसे रहने दीजिए, a को ऊपर ले जाइए। ठीक, a ऊपर क्या, नीचे z हो जाएगा, तो x से इंटू y z हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से क्या होगा, एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, तो कितना होगा, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको डायरेक्टली हटा कर क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान समझिए। ठीक, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिए, अब इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एप्सिलॉन r। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलता हूँ, एप्सिलॉन r। कुछ बुकों में k से दिया है, लेकिन मैं इसको क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन r से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, एप्सिलॉन r। अब देखिए एप्सिलॉन r क्या है, आपका ये क्या था, वैद्युशीलता था। ठीक, अब एप्सिलॉन r को मैं क्या बोलूँगा, परावैद्युतांक बोलूँगा। क्या बोलूँगा, परावैद्युतांक। ये यहाँ पर शब्दों को ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन को क्या बोल रहा था, आपका वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन r क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक हो जाएगा। ठीक, अब देखो परावैद्युतांक की परिभाषा कैसे देंगे। तो एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात के सापेक्ष। देखो ध्यान समझिए, इसकी परिभाषा क्या होगी परावैद्युतांक की, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की वैद्युशीलता जो होती है उसको मैं क्या बोलूँगा, परावैद्युतांक बोलूँगा। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की वैद्युशीलता क्या कहलाएगी, परावैद्युतांक, एप्सिलॉन r कहलाएगी। ठीक, तो देखिए F नॉट बटे Fm, यदि मैं इसे k से लिख दूं तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक, पहले ये आप हमको बताइए, एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन r लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ये चीज़ तीनों परस्पर बराबर चल रही हैं। तो क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तीन चीज़ें बराबर चल रही हैं। तो पहला दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे, और पहला तीसरे के बराबर है, तो पहला तीसरे के बराबर मैंने कर दिया। पहले ये बताइए परावैद्युतांक की परिभाषा समझ में आई, इसको और एक तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि देखो पहले जो मैंने डिफिनीशन बताया वो समझो। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की जो वैद्युशीलता होती है वो परावैद्युतांक कहलाती है। ठीक, जिसको मैं एप्सिलॉन r से लिख रहा हूँ और इसको k से भी डिनोट कर सकता हूँ। और उसके बाद देखिए माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का जो अनुपात है उसको परावैद्युतांक कहते हैं। तो दो चीज़ें आप अपने हिसाब से डिफिनीशन को दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से अब क्या बता रहा हूँ, अब ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन m है, ये बराबर क्या आया, k के। ठीक, अब देखिए जो k होता है, अब मैं एक चीज़ बता दूं, जो k होता है इसको निर्वात में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.002 होती है।
निर्वात में के की वैल्यू क्या होती है 1.002। के क्या आप समझ रहे हैं ना, परावैद्युतांक है। ठीक, यही जो होता है, जो मैंने कहा कि माध्यम में ले जाने पर फोर्स क्या होता है, चेंज हो जाता है, यही से चेंज होता है। अभी आप देखेंगे कि मीडियम में कितना होता है। ठीक, मीडियम में कितना होता है, कितना कम होगा, या निर्वात में फोर्स कितना लगता है, तो ये चीज़ें अभी आप देखने वाले हैं। तो के बराबर कितना आया 1.002 आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि आप के की वैल्यू और किसी माध्यम में ले जाएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। ध्यान दीजिए, के इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज 1 से बड़ा आएगा। ठीक, तो 1 से बड़ा आएगा, इसका क्या मतलब है, अभी इसका मतलब तुरंत आपको फोर्स पर डिपेंड जो है वो दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर F0 ध्यान समझिए, F0 बटे Fm बराबर के आया। ठीक है, हमको Fm बराबर बता दीजिए कितना आएगा, तो Fm को उधर ले जाएंगे, के को इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा F0 बटे के आ जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, Fm क्या है, माध्यम में फोर्स कितना है, F0 क्या है, निर्वात में, अब ये बटे के है। ध्यान से समझिए, बटे क्या है, के है। तो बताओ यदि मैं बोलूं कि आपका जो निर्वात में है, निर्वात में फोर्स मान लीजिए 25 न्यूटन है, ध्यान समझिएगा कितना है 25 न्यूटन, तो बताओ आपका माध्यम में कितना होगा। और मैं बोलूँ माध्यम में यदि मैं ले जा रहा हूँ तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, तो 1 से बड़ी का मतलब 2 होगा मान लीजिए। तो यदि इसमें F0 25 है तो के की वैल्यू 1 से बड़ी होने पर 2 कर दिया गया, तो कितना आ जाएगा 12.5। ये किसका फोर्स है, ये Fm क्या है। तो कम हुआ फोर्स कि नहीं, कम हुआ ना, किसकी साइड से, आपका परावैद्युतांक से हुआ। किससे कम हुआ, परावैद्युतांक। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे ये आपका बनेगा ये समझिए। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, माध्यम में इतना होता है, निर्वात में इतना होता है, फिर मैं इसको अनुपात लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा कि F0 बटे Fm बराबर एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r को परावैद्युतांक बोलेंगे। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो आपका परावैद्युतांक कहलाती है। उसके बाद के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू निर्वात के लिए 1.002 होती है। उसके बाद के का मान 1 से बड़ा होता है। ठीक, तो एप्सिलॉन m बराबर F0 बटे के। ठीक, यहाँ तक आ गया, आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ। अब देखिए, नोट कर लिए होंगे ना, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ से देखिए F बराबर, ठीक, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Fm बराबर एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए F0 बराबर कितना हमने बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आपको भी इसके पहले क्या मिला था, F0 बटे Fm बराबर के मिला था। ठीक, हमको ये बताइए कि आपका Fm बराबर कितना आएगा, तो आप बताएंगे Fm बराबर F0 बटे क्या आएगा, ये चीज़ आएगा ना। F0 की वैल्यू कितनी है, हमें Fm का वैल्यू निकालना है, किसके मान में, F0 का, अर्थात Fm का मान निकालना है F0 के रूप में। तो देखिए Fm बराबर, ठीक, तो ये Fm बराबर क्या आएगा, F0 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे के हो जाएगा। तो कैसे आएगा, Fm बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्या है, मीडियम के लिए फोर्स है। ये क्या है, मीडियम के लिए फोर्स, अर्थात किसी माध्यम में जब जाएंगे तो उसमें आपको पूछेगा कि आपका जल है, जल के लिए के कितना होगा वो आपको दिया रहेगा। ठीक, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला था, C बराबर, इसी को C बोला था, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। और इसकी वैल्यू निर्वात के लिए क्या है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किस में बोले थे, निर्वात में, और निर्वात के लिए मैंने C का वैल्यू बताया था 9 × 10 की घात 9। क्या होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मैंने ये चीज़ आपको बताया था। तो ये Fm बराबर कितना निकला, तो इसका मतलब समझ में आया, Fm क्या है, किसी मीडियम में उसका फोर्स है। तो अगर मीडियम में ले जाएंगे, कौन सा मीडियम होगा, उसके लिए जो K दिया होगा वही आपका क्या होगा, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। निर्वात का जो फोर्स होगा वही उससे क्या निकल आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा Fm, अर्थात मीडियम का फोर्स निकल आ जाएगा। ये किसने बताया था, ये कूलाम्स लॉ ने बताया था, अर्थात कूलाम के नियम से ये क्या होगा, हमने डिफाइंड कर लिया। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर यहाँ तक समझ में आया
आया है तो आप इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप देखिए। ठीक, तो यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है यहाँ तक आपका सारा क्लियर हुआ भी होगा। ठीक, तो अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपका क्या है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या है, इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है, अब देखो अगर मैं बोलूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ तो मैं बता दूं आपको एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ से बताओ, यहाँ से पूछता है वैद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो वैद्युतशीलता को मैं किससे लिखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट बोलता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आएगा, 9 × 10⁹ और गुणे 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये देखिए ध्यान समझिए, तो ये आपका हो गया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट यहाँ थोड़ा गलत हो जा रहा था। एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं उधर भेजूंगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। ठीक, अब देखिए इसका मात्रक कितना है, तो मैंने इसका मात्रक बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आज समझिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात कूलाम्स नेतांक में, और आप एप्सिलॉन नॉट में, मतलब एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, सी जिसको बोलते हैं, दोनों के मात्रक में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले आप ये बताइए क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, तो वहाँ से क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2, तो उसका मात्रक क्या होगा, एफ का न्यूटन और आर स्क्वायर, आर का दूरी है तो मात्रक मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्यू का कूलाम तो कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो मैं यदि उल्टा कर दूं तब क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इसी का उल्टा हो जा रहा है, तो एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये आया, इसको मैं क्या लिखूंगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्या आई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इसका डायमेंशन पूछता है, तो आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि आपने क्लास 12th में सीखा है। कैसे निकालेंगे मैं हिंट दे रहा हूँ। तो क्यू सी क्या है आपका क्या है, आवेश है, आवेश को मैं क्यू से लिखता हूँ, तो मैं एक फार्मूला पढ़ा हूँ, I बराबर Q/T, तो वहाँ से क्यू निकालूंगा, IT आ जाएगा, I मतलब धारा, T मतलब समय, तो AT होगा, AT का स्क्वायर कर देंगे। न्यूटन का जो डायमेंशन होता है एनालिटिक पावर -2 होता है, उसको लिखूंगा, और m क्या है आपका, m आपका क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को L से लिखता हूँ। ठीक, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो मैं फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख लीजिए इसकी भी माँ क्या होगी, एप्सिलॉन की। ठीक, बहुत पूछा जाता है। कूलाम का क्या होगा, Q को IT लिखूंगा, तो स्क्वायर है तो AT का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे जो मात्रक होता है अर्थात बल का, बल को जो डायमेंशन होता है उसका एनालिटिक पावर -2। ठीक, और इसका क्या होगा, L स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए क्योंकि L होगा दूरी का, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर T स्क्वायर बटे यम L स्क्वायर इंटू L क्यूब, और T की पावर आपका -2, तो देखो कितना आएगा, M इनवर्स, और आपका क्या हो जाएगा, L की पावर -3 और T की पावर 4, उसके बाद A स्क्वायर। ध्यान समझिए क्या आएगा, M इनवर्स ऊपर जाएगा, L की पावर -3, T की पावर -2 सॉरी T की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 T की पावर 4 और A स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो आप अपने एक बार करके देखिएगा, आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ तक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दी, और उसके बाद आपका क्या होता है, आपका जो मैंने बताया कि इसके पहले कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, फिर मैंने बताया मीडियम में फोर्स कितना होता है, न्यूटन्स लॉ कैसे लगता है, न्यूटन्स लॉ के जो फोर्स लगता है दोनों आवेशों के बीच कैसे लगता है, वो रिएक्ट कैसे करता है, तो वो सब मैंने बताया। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपका F और R के बीच एक ग्राफ प्रदर्शित होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसको आपको क्या करना है, समझना है। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो हमें बताइएगा। ठीक, मात्रक लेकिन याद कर लीजिएगा कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं तो आप जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है वो कन्फ्यूजन में क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक, तो यहाँ इसके बाद देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए, तो इसके बाद आपका क्या है, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अभी जब मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ। ठीक, हमें किसके बीच ग्राफ निकालना है? F और R के बीच। ठीक, अब देखिए ग्राफ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर F को लिखेंगे और यहाँ को R को। अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है, बताओ F और R में रिलेशन क्या है? सूत्र की सहायता से F समानुपाती 1/R स्क्वायर। ठीक, तो यदि क्या हो, F जो है आपका R के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, और आपको F और R में क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए। तो इसका जो ग्राफ होता है वो अतिपरवलय इस तरह से बनता है। कैसे? इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? अतिपरवलय। आप पूछेंगे अब यहाँ से अतिपरवलय का नाम कहाँ आ गया? जैसे कुछ लोग बायोलॉजी वाले हैं, वो मैथ लिए हैं तो सुने होंगे अतिपरवलय क्या होता है, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट क्या हैं, उनको प्रॉब्लम होगा, तो मैं उनके लिए ग्राफ अच्छे से डिफाइन करके बताता हूँ। देखो, पहले आप क्या करेंगे, जब भी पूछे कि जो कूलाम्स लॉ होता है, दूरी और फोर्स के बीच जो उनका ग्राफ होता है वो हमको दर्शाइए। तो कैसे दर्शाएंगे? दिमाग में बैठाइए। F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, मैंने कहा F और R के बीच हमें क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए। ठीक है, F समानुपाती 1/R स्क्वायर इसका रिलेशन होता है। अब F और R में देखिए, तो इसको मैंने इधर F से लिख दिया, इधर R से लिख दिया। मैं बता रहा हूँ यदि आपका F क्या है? R के व्युत्क्रमानुपाती है, और F और R में रिलेशन चाहिए, मतलब ग्राफ चाहिए, तो F ऐसे लिखिए, R ऐसे लिखिए। इसका मतलब क्या है कि मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो दूरी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं दूरी को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटेगा। तो देखो मैं दूरी ऐसे देखो दूरी बढ़ा रहा हूँ और फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अतिपरवलय। आप मैथ नहीं लिए, बायोलॉजी लिए हैं, तो इसीलिए इसका नाम नहीं पता। इसको क्या बोलते हैं? अतिपरवलय, हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक, सिर्फ जब F और R व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, लेकिन F और R में बनाना हो तब ग्राफ क्या होगा? अतिपरवलय होगा। ये मैथ वाले भी सुन लें, क्या होगा? अतिपरवलय होगा। ठीक, लेकिन अगर आपका F क्या है? 1/R के साथ करिए, F क्या करे? 1/R के साथ ग्राफ बनाए तो क्या होगा? तो उसके लिए जो ग्राफ होगा, ये देखिए, ध्यान समझिए, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये देखिए, ये R है, 1/R है, ध्यान समझिए, सॉरी, ये 1/R है, ये F है। तो क्या होगा? इनके बीच क्या बनेगा? सीधी सरल रेखा। यदि F समानुपाती 1/R है, कहने का मतलब यदि आपका F जो रिलेशन है फार्मूले में, F और 1/R है, मतलब 1/R स्क्वायर था, लेकिन मैंने कहा R में, तो ध्यान समझिए F 1/R स्क्वायर है, तो यहाँ से जब मैं रिलेशन बनाऊंगा तो रिलेशन कैसे बनेगा? 1/R के साथ सीधी सरल रेखा, क्योंकि ये इसका सूत्र था। लेकिन जब आपका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और F और R में सिर्फ बना रहा हूँ, किस में बना रहा हूँ? F और R में, तो क्या बनेगा? ग्राफ अतिपरवलय बनेगा। ठीक, तो एक बार फिर से, यदि F और R में बनाऊंगा तो अतिपरवलय, और यदि F 1/R में बनाऊंगा तो क्या बनेगा? सीधी सरल रेखा बनेगा। ये इसी फार्मूले के लिए नहीं, किसी भी फार्मूले में आप लगाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा। अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा मैं ग्राफ को क्या कर दूंगा? और क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका आएगा इसका वेक्टर फॉर्म, कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।